पेसिव होगी। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझ लिया था। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है एक्स्ट्रा, उसके अलावा उन वर्ड का मतलब भी समझ लेते हैं यहाँ पर अब। ओके, चलो। तो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट हम किसको कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं। फिर हमने यहाँ पर पेसिव ट्रांसपोर्ट को समझ लिया था कि भाई पेसिव डिफ्यूजन जो है वो एक टाइप की पेसिव ट्रांसपोर्ट है। इसका ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। पोर ट्रांसपोर्ट भी एक पेसिव प्रोसेस है। इसके केस में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। आयन पेयर में हमने देखा था पेयरिंग ऑफ आयन विथ अ एंडोजीनियस सब्सटेंस इज अ ड्राइविंग फोर्स। फैसिलिटेटेड में हमने देखा था कि जो चीज कैरियर मीडिएटेड है और फैसिलिटेट हो रही है वो पेसिव होगी, और जो जिसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, एटीपी बेस्ड जो होगा वो एटीपी ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पर देखो, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है विथ रिस्पॉन्स टू द एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में लिखा है बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है। पहली चीज तो ये कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना है प्राइमरी मूवमेंट और सेकेंडरी मूवमेंट। तो प्राइमरी मूवमेंट का मतलब होता है किसी एक आयन का मूवमेंट होना, ठीक है ना, सिंगल आयन या मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना। तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में सिंगल आयन या मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एटीपी। लेकिन सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में कोई दो आयन रिक्वायर्ड होते हैं, दो आयन चाहिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो यहां पर हम कहते हैं कि जब दो आयन का माइग्रेशन हो रहा है, तो ये माइग्रेशन किसी भी दो आयन का ऐसा हो सकता है कि दोनों आयन या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो एक आयन पैरेलल मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। तो हम कहते हैं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज सिम्पोर्ट, और अगर अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट। तो याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसको दो बेसिस पे किया गया है कि अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ सिंगल आयंस और मॉलिक्यूल विथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटीपी, ठीक है ना, दिस इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में जरूरी नहीं है कि एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो, माइग्रेशन ऑफ मोर देन वन मॉलिक्यूल्स और आयंस विथ इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर आयंस। जैसे सोडियम आयन अपने साथ जा रहा है और उसके इन्फ्लुएंस में आकर के नेगेटिव आयन क्लोराइड भी मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं आयन के, जरूरी नहीं कि एटीपी का मूवमेंट एटीपी की कारण ही हो, आयन के इन्फ्लुएंस में किसी और फॉर्म में एनर्जी का यूज करके भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होगा। तो याद रखना, एक्टिव में अगर वो पूछे कि माइग्रेशन ऑफ आयन विद द हेल्प ऑफ सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे आपने जब आप डायूरेटिक सिस्टम पढ़ते हो, ठीक है ना, तो डायूरेटिक में आप पढ़ते हो ना सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, सिम्पोर्टर पंप, एंटीपोर्ट पंप, सब फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, तो आंसर क्या जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना, आपसे यहां पर जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ऐसा भी पूछा जा सकता है, पर्टिकुलरली जो भी आपने सिस्टम पढ़ा या ड्रग्स पढ़ी है, आपको उसका नाम भी दिया सकता है और पूछा जा सकता है कि बताओ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करेगा या पेसिव। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखने को मिल रहा है जहां पर अकेला सोडियम आयन मूव कर रहा है, अकेला पोटेशियम, अकेला कैल्शियम आयन मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो वो प्राइमरी होगा। लेकिन जब कभी भी कोई दो आयन साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं तो वो हमेशा सेकेंडरी होगा। ठीक है, आप उसको यूनिपोर्ट मल्टीपोर्ट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला दिया था पैरासेलुलर, जिसको मैंने बताया था बच्चों, दो सेल के बीच से मूवमेंट होना, किसी ड्रग का दो सेल के बीच से मूवमेंट होना। तो जब हम बात करते हैं कि जब कभी भी दो सेल हैं, ठीक है ना, आप ऐसे समझो आप घर की वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये ब्रिक लगे होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, एक के बाद एक इस टाइप से क्या लगे होते हैं, ब्रिक्स लगे होते हैं।
और ये ब्रिक्स आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, और आप चाहो तो इनके बीच में सीमेंट वगैरह भी फिल करते हो। वैसे ही हमारी बॉडी में सेल भी जो होती हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट होती हैं। कई बार इन सेल के बीच में कुछ जंक्शन बने होते हैं, कुछ कनेक्शंस बने होते हैं, इसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। कुछ कनेक्शन बने होते हैं, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। ये आपको ब्रेन वाले रीजन्स वगैरह में देखने को मिलेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो हम कहते हैं कि कोई ड्रग सेल से ना होकर के इस टाइट जंक्शन से अगर होकर के क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो परमिशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल। तो अगर एपिथेलियल सेल के टाइट जंक्शन से मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पैरासेलुलर या इंट्रस। इसमें एक और वर्ड लिखा देखो, परसॉप्शन। परसॉप्शन का मतलब होता है कि अगर यहां पर ऐसी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन किसी कारण से उस मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो गए, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स हो गया बच्चों, किसी कारण से यहाँ पर पोर का फॉर्मेशन हो गया है और उस पोर से ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड परसॉप्शन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के पोर्स, किसी कारण से मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट होना और अक्रॉस द मेम्ब्रेन किसी चीज का मूवमेंट होना, दिस इज सिंपली अ परसॉप्शन। ठीक है, वेसिकुलर कार्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट लास्ट क्लास में बता चुका था मैं, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहां पर जितने भी पॉइंट रह गए थे वो भी हमने एक बार देख लिया। चलो तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो एक बार हम फिर भी समझ चुके हैं, देखो ट्रांससेलुलर मतलब सेल के बीच में से होकर के जा रहा है, पैरासेलुलर मतलब दो सेल के बीच में से जा रहा है। ठीक है, कैरियर मीडिएट मतलब एक कैरियर की हेल्प से जा रहा है। एंडोसाइटोसिस मतलब एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है सेल इनगल्फिंग की। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हो सेल के बीच में ये दिखा रहा है टाइट जंक्शन। अब यहां पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पेसिव डिफ्यूजन की, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो कवर करेंगे यहाँ पर। जनरली इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन आयनिक डिफ्यूजन होता है, जो भी ड्रग जिन पे कोई चार्ज नहीं होता वो पेसिव रूट से डिफ्यूज होती है। मोर देन 90% ऑफ ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन है बच्चों वो पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है। 100 से 400 डाल्टन हमने बात की थी पिछली क्लास में, 500 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट वाले। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेंज की बात करें तो 100 टू 400 डाल्टन। पेसिव डिफ्यूजन जनरली क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। पेसिव डिफ्यूजन क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अब यहां पर एक और वर्ड आ गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑर्डर है? ओके, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये किस ऑर्डर की काइनेटिक को फॉलो कर रहा है? कभी फर्स्ट लिखा होता है, कभी जीरो लिखा होता है। तो इसको भी एक बार समझ लो बच्चों, मैं एक बार बता देता हूं। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, कोई भी ड्रग होगी या तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी, या तो कोई भी ड्रग होगी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी। ठीक है, कोई भी ड्रग होगी बच्चों, या तो वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही होगी या फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही होगी। तो अब आपको समझना है कि आप कैसे पता लगाओगे कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझो बच्चों, अगर मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में यदि मैं पानी ज्यादा फिल कर देता हूं, यहां तक मैंने पानी भर दिया, और मैंने इस कंटेनर में, यहां पर इस कंटेनर में मैंने क्या किया, आई हैव मेड वन ओरिफिस इन दैट कंटेनर। आई हैव मेड वन ओरिफिस, तो मैंने यहां पर एक ओरिफिस क्रिएट किया। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट, इफ आई हैव मेड वन ओरिफिस इन दिस कंटेनर, व्हाट इज द फ्लो ऑफ दैट लिक्विड। ये कम हाइट पर इसका डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? तो इफ द कंटेनर इज fill up the fluid, what you have to observe, you observe that fluid will be travel a much more distance. In the second case, suppose what we have to observe, suppose this container, this container now is half filled, now it is half filled. अगर ये हाफ फिल्ड हुआ है, ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, इसका जो प्रेशर है ये प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? इफ योर कंटेनर इज फिल्ड, अगर ये फिल्ड है, तो अगर मैं सेम हाइट पर दोनों में ओरिफिस बनाता हूं, तो जो ज्यादा फिल्ड है उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, जो कम फिल्ड है उसमें कम प्रेशर होगा। इसका मतलब यहां पर लिक्विड तेजी से निकलेगा और यहां पर जो लिक्विड है ये स्लोली स्लोली निकलेगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक।
अगर आपकी ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इफ योर ड्रग हैविंग हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर आपकी ड्रग का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, अगर आपकी ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पर बहुत फास्ट ड्रग रिलीज होगी, और कंसंट्रेशन कम है तो ड्रग का रिलीज भी क्या होगा, स्लो स्लो होगा। इसका मतलब हमने क्या कहा कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है या ड्रग का रिलीज होने का जो फिनोमिना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कहते हैं, जस्ट 1 मिनट बच्चों। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की जब कभी भी आप बात करोगे तो हमेशा याद रखना उसमें क्या होगा, अगर ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा एब्जॉर्प्शन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात क्लियर हुई बच्चों? आपने सबने देखा है, अगर इसमें अमाउंट ज्यादा है तो फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है कोई भी ड्रग है, अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो हमेशा याद रखना बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑलवेज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑलवेज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं बच्चों कि हमने पर्सन को एक यूनिफॉर्म कंडीशन में, ठीक है ना, एक पर्सन को सेम ड्रग का 200 मिलीग्राम का डोज दिया और एक को 100 मिलीग्राम का डोज दिया, इफ ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो किसके केस में फास्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा, या किस केस में ड्रग में जो है वो ज्यादा ड्रग पहुंचेगी? ठीक है, तो किस केस में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, 200 के केस में। पहली बात क्लियर हो गई। अगर मैंने आपको ये कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है तो ड्रग का अमाउंट ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा। अब दूसरा केस समझना, अगर मैं कह दूं आपकी ड्रग जीरो ऑर्डर फॉलो करती है, तो जीरो ऑर्डर को यदि समझना है तो ऐसे समझो, सपोज आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, और ये हाईवे जो है बच्चों अभी 4 लेन हाईवे है, ठीक है। तो 4 लेन हाईवे है तो सबको पता है हम बहुत स्पीड से चल रहे होंगे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर एक टोल नाका आ गया, या एक बैरिकेड आ गया, या एक टनल आ गई है, ठीक है। और इस टनल से एक बार में सिर्फ एक कार निकल सकती है, ठीक है। एक बार में सिर्फ कितनी कार निकल सकती है, सिर्फ एक कार निकल सकती है यहाँ पर। तो अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पर अगर एक बार में सिर्फ एक कार निकल सकती है, तो अगर यहाँ पर 10 कार आ जाए तब भी एक ही कार निकलेगी, अगर यहाँ पर 100 कार आ जाए तब भी एक निकलेगी, अगर पीछे 1000 कार भी खड़ी हो जाए तब भी क्या होगा, एक ही कार एक बार में निकलेगी। इसका मतलब है इस केस में जो एब्जॉर्प्शन है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो हमने देखा अगर आपकी ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, अगर आपकी ड्रग, मैं आपको बता दूं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, इसका मतलब है कि उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन दे दूं कि एक ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, मैंने एक पेशेंट को 100 मिलीग्राम दिया और एक पेशेंट को 200 मिलीग्राम दिया, तो बताओ इसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होगा ए वाले में? जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसका आंसर देना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, इन सबको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। हमने लिखा ड्रग, एक ड्रग है, ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। आपकी ड्रग है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रही है, ठीक है ना। व्हाट विल हैपन इफ डिफरेंट डोज इज गिवन, ठीक है। एक को हमने 100 मिलीग्राम दिया और एक को हमने 200 मिलीग्राम दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज कि हमने
x को 100 दिया है और y को हमने 200 मिलीग्राम दिया है। अब हम यहाँ पर अपना ऑप्शन लिख देते हैं कि एब्जॉर्प्शन ए में ज्यादा हो, एक्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाई। दूसरे में हम लिख दे रहे हैं जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मतलब रेट, एब्जॉर्प्शन रेट वाई में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्स। तीसरे केस में हम लिख दे रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा एक्स और वाई में, ठीक है। और डी हम लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है इसका, ठीक है। तो करेक्ट है कांस्टेंट होगा, सेम होगा, सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। तो वैसे तो सिंपली आप याद रख सकते हो पेसिव डिफ्यूजन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, लेकिन याद रखना अगर कोई भी ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है इसका मतलब वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगी। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पर समझ में आ गया, मोर देन 90% ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब है मोर देन 90% ऑफ ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ज्यादातर ड्रग कौन से ऑर्डर की काइनेटिक फॉलो करती है, तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं। तो जब आपको ये पता है कि 90% से ज्यादा ड्रग पेसिव डिफ्यूजन फॉलो करती हैं और जो पेसिव डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, तो मैं कहूंगा कि बताओ इन द फील्ड ऑफ द फार्मेसी या वॉट एवर द ड्रग आर अवेलेबल, मोस्टली ड्रग कौन से ऑर्डर की काइनेटिक को फॉलो करेंगी, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, ड्राइविंग फोर्स ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, ड्राइविंग फोर्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। सारे पॉइंट बता चुके हैं इसलिए आगे बढ़ूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे उन्हीं पे डिस्कशन करूंगा मैं। ओके, अगला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, देखो एक इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन कहती है dq by dt दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। dq by dt ये क्या बोलता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये कॉफिशिएंट वर्ड के अगर हम बात करें तो ये दिस इज वन ऑफ द कांस्टेंट जो कि एरिया और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो फिर ए क्या है बच्चों, एरिया है, के जो है वो पार्टीशन कॉफिशिएंट है, एच जो है वो थिकनेस है, ठीक है। जहां से भी डिफ्यूजन हो रहा है आपकी मेम्ब्रेन की थिकनेस, सीधी सिंपल सी बात है, जहां पर थिकनेस कम होगी वहां पर डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा, पेनिट्रेशन फास्ट होगा, जहां पे थिकनेस ज्यादा होगी वहां पे पेनिट्रेशन कम होगा। और ये है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मैंने कहा था, एक जगह कंसंट्रेशन कम और एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा। सोचो अगर दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर कर दूं तो ये दोनों में से क्या करूंगा, जीरो, तो ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ग्रेडियंट जीरो कर दिया जाए तो हमेशा याद रखना जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना कम ग्रेडियंट होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा। और अगर ग्रेडियंट जीरो हो जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो अगले पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। अगर दोनों सेम हो गए तो वो जीरो हो जाएगा, ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर सिंपली एक आपको नॉर्मली बताया गया है, देखो इसको मैं समझा देता हूँ इस तरीके से अदरवाइज कंफ्यूज होगी। यहाँ पे हमसे ग्रेडियंट कहा गया था, पिछली इक्वेशन को ही देखो वहीं से क्लियर करते हैं। देखो पिछली इक्वेशन से ही बात को क्लियर करते हैं। पिछली इक्वेशन में ही लिखा गया था dq by dt is directly proportional to diffusion coefficient, area, partition coefficient in gradient, ठीक है। तो हमने कहा अगर ये जीआईटी का कंसेंट्रेशन है और ये दूसरा वाला सी जो है हम ब्लड का कंसेंट्रेशन मान रहे हैं, तो मैंने कहा अगर मान लो मैंने किसी को डोज एडमिनिस्ट्रेट किया और उसके जीआईटी में 500 मिलीग्राम ड्रग है और अभी उसके ब्लड में 0 मिलीग्राम ड्रग है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो ग्रेडियंट है ये हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। क्यों रहता है मेंटेन, ठीक है, जैसे देखो
जो ब्लड है बच्चों वो मूविंग है। ब्लड एक जगह, जैसे मान लो यहाँ पर आपका ब्लड आया, इस जीआईटी में आपका ब्लड आया, और यहाँ से मान लो 10 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचे? सपोज 10 मॉलिक्यूल हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड रीच इनटू द ब्लड। वंस द ब्लड इज कंटिन्यूअसली मूविंग, ब्लड कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कभी भी आपका जो ड्रग है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, लेकिन ब्लड के अंदर धीरे धीरे कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये 500 मिलीग्राम है बच्चों, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो 10 मॉलिक्यूल आए हैं, ये 10 मॉलिक्यूल कितने के अंदर हैं? 5 लीटर के अंदर है। ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि वहां पर इसकी जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है। समझ पाना इस बात को, वहां पर जो इसकी वैल्यू है वो क्या है? नेग्लिजिबल वैल्यू है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं आपको एक बाल्टी पानी दे देता हूं और उस एक बाल्टी पानी में मैं कहता हूं कि एक काम करो, आप 2-3 ड्रॉप जो हैं वो किसकी क्या करो, कलर की 2-3 ड्रॉप, डाई की 2-3 ड्रॉप ऐड करो, तो आपको वहां पर थोड़ा सा कलर चेंज देखने को मिलेगा अगर आप बीकर में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप यही काम, ठीक है ना, आप एक रिवर में करो, या यही काम आप एक 1000 लीटर में करो, उसमें 2 ड्रॉप यदि आप ऐड करते हो तो वहां पर उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं नो डाउट उसके अंदर ड्रग पहुंची है, उसके अंदर डाई पहुंची है, लेकिन उस डाई का उसके प्रपोर्शन के रिस्पेक्ट में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो हम कंसंट्रेशन, इस ये वाली टर्म इतनी छोटी होती है कि इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल। अगर मैं इसको नेग्लिजिबल मान लेता हूं तो इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ जीआईटी। और मैं कहता हूं कि क्योंकि ये सब बॉडी की जैसे मेम्ब्रेन की थिकनेस है, वो जो है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हम हाइपोथेसिस करते हैं, ये इन चीजों को कांस्टेंट मान लेते हैं। और अगर मैंने इन सब चीजों को कांस्टेंट मान लिया कि जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है और स्टमक और ब्लड, इसका इन्वायरमेंट भी कांस्टेंट मान लेता हूं कि स्टमक में भी एक कांस्टेंट अमाउंट में फ्लूइड है, उसका पीएच भी कांस्टेंट है, उसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ब्लड में भी चीजें कांस्टेंट। अगर मैंने सब कुछ यूनिफॉर्म मान लिया तो मैं क्या बोलता हूँ, पूरी की पूरी टर्म्स को मैंने लिख दिया परमिएशन कॉफिशिएंट। ठीक है ना, एरिया को, पार्टीशन कॉफिशिएंट को, डिफ्यूजिबिलिटी को, थिकनेस को, पूरे को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, P मल्टीप्लाई बाय सी जी आई टी। ठीक है, तो मैंने सी जी आई टी माइनस सी को क्या किया है, मैंने नेग्लिजिबल कर दिया है। तो याद रखना ये इक्वेशन भी सही है, लेकिन इस इक्वेशन पे हमने अजम्पशन रखा हुआ है कि ब्लड में विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड जो भी ड्रग वहां पर पहुंची है उसका कंसेंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू द ड्रग प्रेजेंट इन द जीआईटी। इसलिए आप उस रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, और इसको हम कहते हैं सिंक कंडीशन। दिस इक्वेशन आर रिटन इन सिंक कंडीशन। इसका मतलब सिंक में कितना भी पानी डालो सिंक कभी भर नहीं सकता। ठीक है, तो हम कहते हैं सिंक में कितना पानी है उसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सिंक कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में सिंक कंडीशन बनी हुई है तो ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, चलो फिर एक डायग्राम बनाया हुआ है कि अगर आपका कोई लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अगर किसी सब्सटेंस पे चार्ज है, ठीक है ना, अगर किसी सब्सटेंस पे चार्ज है, जैसे कुछ दोनों जगह क्या लगा है, चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज वाले मॉलिक्यूल, मैंने अभी 2 केस बताया था बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम उतना अप्रोप्रिएट नहीं बन पाया है, तो याद रखना अगर चार्ज वाले मॉलिक्यूल है तो प्राइमरी सेकेंडरी के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम का नहीं, इंपॉर्टेंट रोल किसका था, इक्वेशन का, वो ध्यान रखना। ओके, सिंक कंडीशन क्या होती है? सिंक कंडीशन का मतलब आपके घर में किचन में एक सिंक होता है, उसमें कितना भी पानी डालो कभी भी वो भर नहीं सकता। ठीक है ना, ऐसे ही आप बॉडी में जब ब्लड में ड्रग जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि वो ड्रग का लेवल हमेशा ब्लड में बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्लड से आपका जो ब्लड है, मैंने कहा था ना, वो लिवर में भी जाएगा, वो किडनी में भी जाएगा। तो लिवर में जाएगा तो साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी करेगा, किडनी में जाएगा तो यूरिन से एक्सक्रीशन भी होगा। तो कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो तो वो एक्सक्रीट भी हो रही है। तो हम कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो ड्रग है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए, जीआईटी और स्टमक दोनों तरफ ड्रग का अमाउंट बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारी बॉडी में
क्या बना हुआ है, सिंक बना हुआ है, कि जो भी चीज आएगी वो मेटाबोलाइज होके यूरिन से बाहर निकलते जाएगी, तो कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होगी। क्लियर है बात? व्हाट इज सिंक? ओके। नॉन सिंक का मतलब होता है आपका जो सिंक है वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाए। पी मतलब परमेबिलिटी कोफिशिएंट, ठीक है, ओके। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो मैंने अभी जस्ट समझाया बच्चों, ठीक है, फिर से एक ही चीज को बार बार पूछने से टाइम वेस्ट होता है, इतनी पूरी चीज को हमने पी लिख दिया, ठीक है ना, एरिया को, पार्टीशन कोफिशिएंट को, थिकनेस की मेम्ब्रेन को, इन सबको हमने कांस्टेंट मान लिया और उसके लिए लिख दिया कि दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी कोफिशिएंट, ओके। पोर ट्रांसपोर्ट पहले ही बता चुका हूं मैं कि मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर होता है, जनरली आप देखोगे तो 40 to 60 एंगस्ट्रॉम के आपको पोर देखने को मिलते हैं। जो भी ड्रग 100 डाल्टन से कम है वो बड़े आसानी से यहाँ पे मूव कर सकती है। ड्राइविंग फोर्स इज ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओके। तो मैं पढ़ा चुका था लास्ट क्लास में, इसलिए मैं इन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट मैंने पहले ही बताया था, दो चार्ज हैं आपस में कंबाइन होकर नॉन आयनिक हो गया, और नॉन आयनिक होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में जाकर के डिसोसिएट होगा, दिस इज कॉल्ड आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड की कल हमने बात की थी कि अगर आपके पास किसी कॉन्फ्रेंस का आई कार्ड है तो आप वहां पे जा सकते हो, तो कॉन्फ्रेंस का आई कार्ड क्या एक्ट कर रहा है, एज अ कैरियर एक्ट कर रहा है, तो वही चीजें लिखी हुई है। कैरियर आर प्रमोट, और कैरियर कैसा होना चाहिए बच्चों, अनचार्ज और नॉन पोलर होना चाहिए। कैरियर हैव नो डायरेक्शनलिटी, वर्क विद सेम एफिशिएंसी इन बोथ डायरेक्शन। जो आपका कैरियर है, आई कार्ड पहन के आप अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, वही चीज है जो आपके कैरियर से जुड़ सकती है, सिर्फ उसी को लेकर के जाएगा, बाकी चीज को नहीं लेकर के जाएगा। इट वर्क इज मिक्स्ड ऑर्डर, तो अभी मैंने तुमको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बताया, ठीक है ना। एक होता है मिक्स ऑर्डर। मिक्स ऑर्डर का मतलब समझ लो, सपोज मान लो आपके पास ये एक बस है, ठीक है, और इस बस के अंदर एग्जाम्पल के लिए ले लो 10 सीट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक आदमी आएगा तो हम उसको बैठा सकते हैं, दो आएंगे उसको भी, तीन, चार, पांच, छह, सात, तब तक हम देख रहे हैं कि हम लोगों को बैठालते जा रहे हैं। तो सिटिंग कैपेसिटी में क्या होता जा रहा है, हम बैठालते जा रहे हैं लोगों का, सीट भरने, यहां पर हम देख रहे हैं पर्सन इनसाइड द बस इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही 10 आदमी हो गए, 10 की 10 सीट भर गई, अब 11वां आदमी आ जाए, 12वां आ जाए, 13वां आ जाए, कितने भी आदमी आ जाए, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ पर्सन इनसाइड द बस वो कॉमन है, 10 के 10 ही, अब नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने कहा कि कंसेंट्रेशन, लोग बढ़ने पर सीट भर रही थी, फिर एक टाइम पर लोग बढ़ने पर भी, तो इसका मतलब शुरुआत में फर्स्ट ऑर्डर शो करता है, बाद में जीरो ऑर्डर। तो अगर कहीं पर कोई चीज स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करती है और कुछ टाइम के बाद जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स ऑर्डर काइनेटिक। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई, मिक्स ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है, तो आपको बोलेगा ड्रग फर्स्टली फॉलो फर्स्ट ऑर्डर देन जीरो ऑर्डर इज कॉल्ड मिक्स ऑर्डर, ठीक है। तो मिक्स ऑर्डर क्या है, याद रखना कि अगर कहीं पर भी अनचेंज ड्रग, अनचार्ज, देखो कोई बायोएबिलिटी की बात ही है, अगर आपकी ड्रग एब्जॉर्ब होते टाइम ही चेंज हो गई तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। अनचार्ज मतलब उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, ओके। तो हमने क्या कहा कि मिक्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्लस जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑर्डर कभी भी नहीं होगा, तो ये याद रखना। और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में किस ऑर्डर की काइनेटिक होती है, मिक्स ऑर्डर काइनेटिक होगी, ओके। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि वो कैरियर पे डिपेंड कर रहा है साहब, अगर इसके पास 10 कैरियर हैं तो अप टू 10 तक तो चीजें बढ़ेंगी, उसके बाद नहीं हो सकता, ओके। तो अगले पॉइंट पे चलेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो जस्ट हमने अभी बात किए थे कि उसी का कंटिन्यू पार्ट है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर हमने वो सॉरी कैरियर के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो दो कैरियर होते हैं, एक फैसिलिटेट करता है और एक एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो कैरियर के अंदर हमने क्या देखा बच्चों, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, कोई ना कोई कैरियर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बात किया था कि ग्लूकोज यदि आरबीसी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, तो कैरियर का काम कौन कर रहा है, विटामिन बी1 और बी2 काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब पेसिव डिफ्यूजन ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट था कि यही सेम चीज इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी भी हो सकती है। तो कैरियर मीडिएटेड में एक तो फैसिलिटेट हो गया,
और दूसरा जो हो गया आपका वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपोजिट होगा बच्चों, लो, पहले हाई से लो कंसेंट्रेशन जा रहे थे, अब लो से हाई कंसेंट्रेशन जाओगे, इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट कहोगे आप, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जस्ट हमने बात किए थे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब कभी भी आप कहोगे तो आपको एनर्जी लगेगी, देयर इज डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर ओनली वन आयन और मॉलिक्यूल, सिर्फ एक आयन और मॉलिक्यूल मूव करेगा, जिसको आप यूनिपोर्टर भी कह सकते हो। एग्जांपल हो गया आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कहा भाई आयन का भी मूवमेंट कर सकते हो, मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एटीपी ड्रिवन कोई भी आप पंप यूज कर सकते हो जिसकी हेल्प से, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट और ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो एग्जांपल है जैसे प्रावास्टेटिन एंड एटोरवास्टेटिन जो है, ठीक है, इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है। ऐसे कैटायन की बात करें हम तो डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है। और एक है दूसरा एटीपी बाइंडिंग कास्केट ट्रांसपोर्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल। फॉरेन मॉलिक्यूल मतलब बाहर से कोई भी आप एक्सोजीनियस सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, आपकी ड्रग भी जो है वो एक्सोजीनियस सब्सटेंस है। तो हमने कहा था जैसे यहाँ पर भी एटीपी ड्रिवन पंप आप यूज कर रहे थे, और अगर आप एटीपी ड्रिवन कैस्केड यूज करते हैं ना, तो एटीपी बाइंडिंग कैस्केड होता है, ऐसे सबको पता है कि ये एटीपी था, फिर वो एटीपी किस में कन्वर्ट हुआ, एएमपी में कन्वर्ट हुआ, फिर वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड कैस्केड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। फैसिलिटेट का मतलब है कि कोई भी कैरियर, जैसे मैंने अभी बस का एग्जांपल दिया था, तो बस क्या हो गई, बस फैसिलिटी देने वाला कैरियर, ठीक है। तो कैरियर दो टाइप के हो सकते हैं, एक फैसिलिटी करने वाला और एक एनर्जी देने वाला। तो एनर्जी देने वाला एटीपी होगा, फैसिलिटी देने वाला बॉडी का ही कोई सब्सटेंस होगा, कोई विटामिन हो सकता है, ठीक है ना। ओके, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। सेकेंडरी में यदि हम बात करते हैं तो ऑलरेडी सेकेंडरी में ही मैं बात कर चुका था बच्चों, सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट, सेम डायरेक्शन में जाना और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना, ठीक है। ओके, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। सेबिन वैक्सीन, बोटुलिन टॉक्सिन, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पिनोसाइटोसिस से होता है, और विटामिन ए जितने भी है, इंसुलिन वगैरह, वो सब फेगोसाइटोसिस से होते हैं। तो ये भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं हम डिस्कस कर चुके थे, और ये टेबल में लास्ट तुमको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, इसके बाद है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझा देता हूं मैं। एटीपीएस मतलब जो आपका, दिस इज वन ऑफ द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी। एडिनोसिन, ऐसे होता है ना, एडिनोसिन है आपके पास तो एटीपी बन जाएगा, ग्वानिसिन है तो जीटीपी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एनर्जी करेंसी होती है, NADPH2 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर एटीपी को ड्रिवन करने वाला जो एंजाइम होता है वो, उसको हम एटीपीएस बोल देते हैं। ओके, हर एक चीज के लिए एंजाइम चाहिए होता है बच्चों। जैसे ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम चाहिए तो ऑक्सीडेज, रिडक्शन के लिए चाहिए तो रिडक्टेज। ऐसे ही एटीपी कन्वर्जन करने वाला जो एंजाइम होगा, एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने वाला, वो एटीपीएस हो जाएगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, तो दो फैक्टर्स हैं। एक है फार्मास्यूटिकल रिलेटेड फैक्टर जो आपके डोजेस फॉर्म से रिलेटेड होगा, एक है आपका पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड फैक्टर में हम बात करते हैं, पहली चीज तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, आपकी जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टी, कि आपकी ड्रग जो है वो कैसी है, आपकी ड्रग की सॉलिबिलिटी कैसी है, आपकी ड्रग का नेचर कैसा है, एमार्फस नेचर है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक है, वो आपकी ड्रग का पीएच कितना है, पीके कितना है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि डोजेस फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि आप सायरप है, कैप्सूल है, जो भी आपने लिया हुआ है। पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन एज टू एज, अगर आप अलग अलग एज ग्रुप में स्टडी करोगे तो सेम ड्रग का एब्जॉर्प्शन अलग अलग आएगा, ठीक है ना। खाने के टाइम पे भी डिपेंड करता है, अगर आपने फूड के पहले दिया, फूड के बाद दिया, किसी पर्सन को कोई डिसीज है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर याद नहीं करना है, लेकिन हाँ, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उसको समझना है।
तो पहला दिया हुआ है ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, तो यहाँ पर आपको एक चीज जो ध्यान में रखना है बच्चों, वो यहाँ पे समझ लो कि कोई भी टैबलेट अगर आपने खाई, ठीक ना, सिंपली पहले वो जाकर के क्या होगी, डिसइंटीग्रेट हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिसइंटीग्रेट, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद अगर वो उससे भी छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होती है तो उसी के लिए वर्ड यूज कर लेते। अब डी एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल का जुड़ना, और डी एग्रीगेशन मतलब एक पार्टिकल का और फाइन पार्टिकल में टूटना। तो डिसइंटीग्रेट होना मतलब पहले बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल बने, और जो पार्टिकल बने अगर वो फर्दर और टूट जाते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डी एग्रीगेशन। तो याद रखना, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, ब्रेकडाउन की बात करूं, बड़े से छोटे होने के सीक्वेंस की बात करूं, तो नॉर्मल टैबलेट, डिसइंटीग्रेशन, डी एग्रीगेशन और फाइनली डिसोल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है तो ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, डिसइंटीग्रेशन, डी एग्रीगेशन, डिसोल्यूशन, देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये वर्ड भी याद रखना, डी एग्रीगेशन, इसका कोई अलग से कोई वो नहीं है। किसी भी पार्टी, कोई भी आपके पास एक डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल है, वो फर्दर ब्रेकडाउन होकर के फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज डी एग्रीगेशन। तो जो भी सॉलिड डोजेस फॉर्म था वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, फिर वो पार्टिकल डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बन गया और उन सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि हमको जब किसी चीज का रेट डिटरमाइन करना होता है कि भाई ये प्रोसेस किस स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, ये प्रोसेस जो है वो किस स्पीड से चल रही है। तो अब अगर मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के काम में 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 लोग काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए समझो, मैंने कहा यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है, ठीक है ना। तो ये ए वाला बहुत, हमने सबको बराबर बराबर काम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए वाला बहुत फास्ट काम करता है, इसने 1 दिन में काम खत्म किया। ये थोड़ा स्लो काम करता है, इसने 2 दिन में अपना काम खत्म किया। और ये उससे भी स्लो काम करता है, इसने 3 दिन में काम खत्म किया, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ जो काम था वो कितने दिन में खत्म हुआ, जो हमारा काम था, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था, वो कंस्ट्रक्शन का काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो आंसर क्या दोगे, जल्दी बताओ। कितने दिन में खत्म हुआ, 3 दिन में खत्म हुआ, ठीक है। हमारा काम जो है वो 3 दिन में, इसका मतलब है मेरा काम कब खत्म होगा, ये किससे डिसाइड हुआ, जिसकी स्पीड सबसे कम थी उससे डिसाइड किया मैंने। काम कब खत्म होगा, इसको चेक करने के लिए मैंने किस पर्सन की एफिशिएंसी को चेक किया, जिसकी स्पीड सबसे स्लो थी, ठीक है। स्लोवेस्ट वाले को मैंने लिया, तो मैंने कहा कि जो, अगर मैं स्लोवेस्ट वाले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly मेरा काम कब खत्म होगा। ऐसे ही अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी ड्रग कब एब्जॉर्ब हो जाएगी, कितने टाइम में ब्लड में पहुंच जाएगी, तो हमने कहा किसी भी टेबलेट का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बीच में कई सारी स्टेप होती हैं, ठीक है ना। और इन स्टेप में 2 स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक स्टेप है डिसोल्यूशन और एक स्टेप है परमिएशन, ठीक है ना। 2 स्टेप है, एक डिसॉल्व होना और एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना। तो मैंने कहा कि इनमें से अब मैं देखूंगा कि मेरी ड्रग किस प्रोसेस को सबसे स्लो कर रही है, ठीक है ना। और जो जो प्रोसेस सबसे स्लो है उसके अकॉर्डिंग मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली में कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो देखो यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके पास एक हाइड्रोफिलिक ड्रग है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिसोल्यूशन, और यहां पे लिख देता हूं मैं परमेबिलिटी, ठीक है।
यहाँ पर हमने डिसोल्यूशन लिख दिया और यहाँ पर परमेबिलिटी लिख दिया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास एक ड्रग है हाइड्रोफिलिक और मेरे पास एक ड्रग है लिपोफिलिक। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हाइड्रोफिलिक ड्रग है, उसका नाम ही बता रहा है कि वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, मतलब इजीली सॉल्युबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसका डिसोल्यूशन जो है वो फास्ट होगा। लेकिन मेम्ब्रेन लिपोफिलिक होती है, इसीलिए उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब मेम्ब्रेन की जो क्रॉसिंग वाली प्रोसेस है वो स्लो होगी। लिपोफिलिक वाले में अगर हम बात करेंगे तो लिपोफिलिक वाला सब्सटेंस एक्वस मीडियम में उसका जो डिसोल्यूशन है वो स्लो होगा, और एक बार डिसॉल्व हो गया तो परमेबिलिटी तो उसकी फास्ट होगी क्योंकि लिपिड लिपिड को बहुत तेजी से। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक ड्रग है मेरी हाइड्रोफिलिक है, आपको उसका रेट डिटरमाइन करना है कितनी देर में वो ब्लड में पहुंच जाएगी, तो इनमें से कौन सी स्टेप को कैलकुलेट करोगे? तो आप कहोगे जो स्लोवेस्ट स्टेप है मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हाइड्रोफिलिक ड्रग यदि है तो आपको आपकी ड्रग कब एब्जॉर्ब हो जाएगी ये कैलकुलेट करने के लिए आपको उसकी रेट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और लिपोफिलिक ड्रग कितनी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगी ये डेटा डिटरमाइन करने के लिए आपको उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? तो स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर हो गई? स्लोवेस्ट स्टेप इज अ, तो यहां से आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक ड्रग का नाम दे दे और बता दे कि वो जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है, और हमें डिटरमाइन करना है कि वो ड्रग कितनी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो विच स्टेप यू हैव टू सिलेक्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो अगर हाइड्रोफिलिक दिया है तो आप बोलोगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वी हैव टू सिलेक्ट रेट ऑफ परमेबिलिटी। उसका परमेबिलिटी का रेट क्या है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, और अगर मेरी ड्रग लिपोफिलिक है तो मैं उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन कैलकुलेट करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी स्टेप में कैलकुलेशन करना है। तो अगर मान लो हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा परमेबिलिटी निकालने के पीछे, और अगर लिपोफिलिक ड्रग है तो मेरा कैलकुलेशन होगा डिसोल्यूशन कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बीसीएस क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, तो इसको समझ लो। ओके, तो ये तो आपको सबको पता रहता है यहाँ पर कि हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे 4 कैटेगरी हैं बच्चों। ठीक है, ये 4 कैटेगरी हैं। तो अब आपको याद रखना है कि इस साइड में हमेशा सॉलिबिलिटी हाई होती है, इस वाले एंड पर हमेशा सॉलिबिलिटी जो है वो हाई होती है, और इस वाले एंड पर जो परमेबिलिटी है, ठीक है ना, तो पहले एक चीज और मैं लिख देता हूं, इस वाले एंड पर आपको याद रखना दोनों चीज हाई होगी, हाई सॉलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी, और इस वाले एंड पर याद रख लेना दोनों चीज को आपको लो कर देना है, लो सॉलिबिलिटी और लो परमेबिलिटी। ठीक है, तो आपको जैसे ही पता है कि इस वाले एंड पर दोनों चीज क्या है, हाई है, तो आपने हाई सॉलिबिलिटी लिख दिया, हाई सॉलिबिलिटी लिख दिया, तो अब यहां पर क्या करोगे आप, लो परमेबिलिटी। ठीक है ना? और इस वाले एंड पर आपने क्या किया था, इस वाले एंड पर दोनों तरफ हाई सॉलिबिलिटी लिखना है, तो इस वाले एंड पर दोनों तरफ लो सॉलिबिलिटी लिखना है। ठीक है, इधर साइड पर दोनों तरफ हाई लिखना है सॉलिबिलिटी को, और इधर साइड दोनों तरफ लो लिखना है। फिर फर्स्ट और फोर्थ को याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, दोनों हाई कर दो दोनों लो, कंफ्यूजन होता है सिर्फ सेकंड और थर्ड में। तो जब आपने पहली बार में डिसाइड कर लिया है कि इधर साइड दोनों हाई सॉलिबिलिटी लिखना है, इधर साइड दोनों लो सॉलिबिलिटी लिखना है, तो आपको पता चल गया कि लो सॉलिबिलिटी है तो ये क्या होगा, हाई परमेबिलिटी होगा। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी आपको याद हो गई। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? सर ड्रग लिपोफिलिक होता है, मेडिसिन हाइड्रोफिलिक होता है भाई। देखो, कोई भी क्रूड फॉर्म होता है ना, जिसके पास भी थेरापेटिक एक्शन होती है उसको आप ड्रग कहते हो। ठीक है ना?
ड्रग टॉक्सिक भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी ड्रग को एक थेरापेटिक एप्लीकेशन के फॉर्म में, किसी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो जो केवल थेरापेटिक इफेक्ट देता है, वो मेडिसिन है, ठीक है ना। जो ड्रग है वो क्रूड है, वो थेरापेटिक एक्टिव भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है। अगर आप उसी ड्रग को थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं तो मेडिसिन होता है। तो अब ये कौन सा लॉजिक है कि ड्रग अलग चीज और मेडिसिन दोनों सेम चीज है। एक को आप थेरापेटिक कंसेंट्रेशन में जब यूज करते हो तो वो मेडिसिन है, ठीक ना, और क्रूड फॉर्म में जब है तो वो ड्रग है। चलो, अब मैं क्या समझा रहा था बच्चों कि अगर आपके पास क्लास 1 की ड्रग है जिसमें सब कुछ हाई है, जिसकी सॉलिबिलिटी भी हाई है और परमेबिलिटी भी हाई है, तो हाई वाली स्टेप तो कभी आप रखोगे ही नहीं रेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो हमको पता है कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पर वेल एब्जॉर्ब होगा, दोनों ही चीजें हाई है। तो इस केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही समझाया है, रेट को डिटरमाइन करने के लिए स्लोवेस्ट स्टेप देखो तो यहाँ पर तो दोनों स्टेप क्या है बच्चों, हाई है। अगर दोनों स्टेप हाई है तो हम किसी थर्ड चीज को लेते हैं, वो क्या है, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम। एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, डिल्टियाजेम। अब आप डिल्टियाजेम, यहाँ पर तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, लेकिन फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि डिल्टियाजाइम का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस स्टेप से निकाला जाता है, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम। तो इन कंसर्न टू द फार्माकोलॉजी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि है तो बायोफॉर्म, लेकिन आपको यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। अब जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप चाहो तो उसको फार्माकोलॉजी में काउंट करना, चाहे तो उसको बायोफॉर्म में काउंट करना। ओके, सेकंड क्लास पे आते हैं। तो सेकंड क्लास में जो भी स्टेप लो दिख रही है आपको सीधे वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। लो सॉलिबिलिटी या डिसोल्यूशन है तो आपने यहाँ पे डिसोल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे परमेबिलिटी लो है तो आपने परमेबिलिटी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे निफेडिपिन एग्जाम्पल हो गया, और थर्ड क्लास के लिए क्या हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है। ओके, दोनों ही केस लो है तो एब्जॉर्ब भी पुअर हो रही है, परमेबिलिटी भी है, तो आप कोई भी स्टेप ले सकते हो, सॉलिबिलिटी से भी निकाल सकते हो, परमेबिलिटी से भी निकाल सकते हो। तो केस बाय केस है, किसी केस में हो सकता है आपने अपना रिजल्ट सॉलिबिलिटी या डिसोल्यूशन से रिपोर्ट किया, किसी में परमेबिलिटी से। आप दोनों में से दोनों स्टेप स्लो हैं तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम, क्योंकि भाई हाई तो ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी स्टेप को लोगे, जो स्लो होगी। जो चीज यहाँ पर फास्ट चल रही है उससे तो आप ड्रग का एब्जॉर्प्शन ले ही नहीं सकते हो, तो आपको यहाँ पर थर्ड चीज कुछ ना कुछ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमने थर्ड चीज क्या देखी कि किसके हिसाब से हम देखेंगे बॉडी के अंदर, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे कि जितना टाइम लगेगा फूड खाने के बाद फूड का सेटल होने में, इंटेस्टाइन में जाने में, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो आप चीजों को अगर समझते हुए चलोगे ना तो ये ऐसे डाउट नहीं आएंगे, और डाउट ऐसे भी आए जहां पे समझाने का बहुत सिग्निफिकेंस हो तो अच्छा भी लगता है। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं, थ्योरी ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते क्या है, ठीक है। तो देखो, यहां से क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है पहले तो इन थ्योरी के नाम से। तीन साइंटिस्ट थे, तीनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे, तीनों ने अपने अपने सजेशन दे दिए, हाइपोथेसिस दे दी, ठीक है ना। तो अब याद रखना ये थ्योरी है, ठीक है ना, ये कोई फैक्ट या स्टेबल कोई भी चीज नहीं है। किसी भी चीज के लिए जैसे थ्योरी दी जाती है, ठीक है ना, जैसे थ्योरी दी जाती है। अब पहले कई टाइम पहले तक ऐसी थ्योरी दी जाती थी कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सूरज जो है वो धरती के चारों ओर घूम रहा है। फिर इस थ्योरी को नेग्लिजेट किया गया, फिर बोला गया नहीं, धरती जो है वो घूम रही। तो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी, ठीक है। जैसे बिग बैंग थ्योरी है यूनिवर्स का, तो कई लोग उस थ्योरी के कुछ पॉइंट के साथ एग्री करेंगे, कई लोग उस पॉइंट के साथ एग्री नहीं करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि थ्योरी में जो बात कही है हमको वही बात लिखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो सकता है वो पॉइंट बहुत ज्यादा सही ना हो, लेकिन क्योंकि ये थ्योरी है, थ्योरी और लॉ जो कहा गया है वही बताना होता है, उसको हम अपने मर्जी से सही या गलत के एंगल पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो आपको यहां से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रखना है भाई इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या कहा है, आपको वो बात बतानी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है थ्योरी के नाम,
तो पहला जैसे लिखा है यहाँ पे डिफ्यूजन लेयर मॉडल या फिल्म थ्योरी, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी थ्योरी है डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की। तो एक थ्योरी हो गई आपके पास डिफ्यूजन लेयर मॉडल या फिल्म थ्योरी, ठीक है। दूसरी है सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, डेंकवर्ट मॉडल, पेनिट्रेशन मॉडल, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, ठीक है। तो ये बीच वाली पॉइंट बाद में बात करेंगे। दूसरी है आपके पास ये डेंकवर्ट मॉडल बोल सकते हो, पेनिट्रेशन या सरफेस रिन्यूअल थ्योरी कह सकते हो। और तीसरी है इंटरफिशियल बैरियर मॉडल या लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है बच्चों कि आपको ये याद रखना है कि ये थ्योरी के नाम क्या है। जैसे इंटरफिशियल भी इसी का नाम है, डबल बैरियर भी इसी का नाम है, लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी भी ऐसा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि इंटरफिशियल बैरियर मॉडल किसको कहते हैं। ऑप्शन में देते हैं डबल बैरियर, लिमिटेड सॉल्यूशन थ्योरी, ए एंड बी बोथ और नन। तो आपको याद रखना है ये सब इंटरफिशियल बैरियर मॉडल ही है। तो पहला क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनके नाम से बन सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि भाई किस थ्योरी में किसने क्या कहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूं। तो हमारे पास सबसे पहली थ्योरी जो है वो है डिफ्यूजन थ्योरी, ठीक है। नाम सबके याद रखना है। और दूसरी लिख देता हूं मैं सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, ठीक है। और एक है हमारे पास इंटरफेशियल बैरियर थ्योरी या लेयर भी बोल सकते हो, या सॉल्वेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है याद रखना, सॉल्वेशन थ्योरी। अब मैं समझा देता हूं बच्चों, देखो क्या है ये, इसने क्या कहा कि अगर आपके पास एक टैबलेट है, ठीक है, ये टैबलेट आपने किसी मीडियम में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कहीं पर भी ये टैबलेट आपकी पहुंच गई। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि आपके टैबलेट के चारों ओर एक स्टेगनेंट लेयर का फॉर्मेशन होगा। टैबलेट के चारों ओर एक स्टेगनेंट लेयर का फॉर्मेशन होगा। ये है इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेगनेंट लेयर। क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा भाई स्टेगनेंट लेयर किस थ्योरी में बनती है। तो डिफ्यूजन थ्योरी कहती है कि जो भी डोजेस फॉर्म होता है उसके चारों ओर एक लिक्विड की स्टेगनेंट लेयर बन जाती है। ये आपका लिक्विड, उसने कहा इस टैबलेट के चारों ओर लिक्विड की क्या बन गई, एक लेयर। और इसके अलावा जो लिक्विड है वो सब तरफ फैला हुआ है, लिक्विड तो सब जगह है। तो हम कहते हैं जो ये जो लिक्विड है, ये वाला जो है लेयर वाला जो लिक्विड है, इसको हम कहते हैं टैबलेट की सरफेस पर है ये, ठीक है। तो इस लिक्विड में जितना भी ड्रग होगा उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन एट लिक्विड सरफेस। और बाकी जो है ये यहां पर जो ड्रग पहुंचेगा उसको हम बोल देंगे बल्क फेज में ड्रग। तो हम कहते हैं सबसे पहले जो ड्रग है वो डिसॉल्व होकर के कहां पर आएगी, स्टेगनेंट लेयर में आएगी। तो स्टेगनेंट लेयर में जैसे ही यहां पर आई तो स्टेगनेंट लेयर में कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। और यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, लो। और मैंने तुमको बताया था अगर कहीं पर भी लो से हाई वाली कंडीशन बनती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट की कंडीशन बनी तो हम कहते हैं तो इस स्टेगनेंट लेयर से ड्रग डिफ्यूज होकर के कहां पर पहुंचेगा, बल्क फेज में पहुंचेगा। तो स्टेगनेंट लेयर से ड्रग डिफ्यूज होकर के कहां पर पहुंच रहा है बच्चों, इनने क्या बोला, ड्रग डिफ्यूज होकर के कहां पहुंच रहा है, बल्क फेज में, ठीक है। तो इस पूरी थ्योरी के लिए जो सबसे काम का वर्ड है वो ये वाला वर्ड है। इसने क्या कहा था, सॉलिड सरफेस के चारों ओर एक स्टेगनेंट लेयर बनती है, एक फिक्स लेयर बनती है। बाद में अपोजिशन हुआ इस थ्योरी का कि भाई एक टैबलेट है, ठीक है ना, वो डिसइंटीग्रेट होगी और ज्यादा ब्रेक होगी। तो वो पार्टिकल जब छोटे 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 होते जाएंगे तो ये एरिया तो कांस्टेंट रहा नहीं ना, ये एरिया बदलते जा रहा है, ठीक है ना। इसके चारों ओर स्टेगनेंट लेयर जो बनेगी वहां पर डिसोल्यूशन अलग रेट से होगा, पार्टिकल छोटा हो गया तो रेट अलग हो जाएगा। तो ये थ्योरी ने एरिया को कांस्टेंट मान रखा था। तो बाद में अपोजिशन हुआ कि नहीं, आप इस एरिया को कांस्टेंट नहीं मान सकते। एरिया को कांस्टेंट मान के अगर आप चलोगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा आपको थ्योरी याद रखना है, तो इनने जो थ्योरी दी उसको एक्सप्लेन किया जाता है नॉइस विटने इक्वेशन से।
ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नॉइस विटने इक्वेशन जो किसको एक्सप्लेन करती है? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कोई भी सॉलिड का डिसोल्यूशन कैसे होगा, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? नॉइस विटने इक्वेशन। तो जैसे मैंने कहा, पहले उसने कहा कि हम एरिया को कांस्टेंट मानेंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्शन आए तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उनने नॉइस विटने इक्वेशन को मॉडिफाइड किया और इक्वेशन में, तो हम अभी डिटेल वाला जब मैं स्लाइड पढ़ाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा, हिग्सन क्रोवेल इक्वेशन आ गई, मॉडिफाइड इक्वेशन आ गई। अभी थ्योरी से क्या पॉइंट है आपको याद रखना है, तो आपके काम का एक ही पॉइंट है बच्चों, इस थ्योरी के नाम, और दूसरा पॉइंट है कि इस थ्योरी में बनती है स्टेगनेंट लेयर। ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं हम। सरफेस रिन्यूअल थ्योरी क्या कहती है? तो सरफेस रिन्यूअल थ्योरी कहती है कि साहब, कोई भी स्टेगनेंट लेयर नहीं बनती है। ठीक है, कोई भी स्टेगनेंट लेयर नहीं बनती है। यहां पर आपका जो स्टमक है, अगर कोई टेबलेट वहां पर पहुंच गई तो ऐसा नहीं होता कि स्टमक शांत बैठा होता है। इस स्टमक में लगातार चर्निंग मूवमेंट होते रहते हैं ना। डाइजेशन कैसा होगा? आपके स्टमक की मसल्स लगातार मूवमेंट कर रही हैं, इंटेस्टाइन की मसल्स लगातार मूवमेंट कर रही हैं। तो हम कहते हैं यहां पर क्या होता है, जो भी लिक्विड की ड्रॉप कांटेक्ट में आती है, ये अपने अंदर ड्रग को डिसॉल्व करेगी। तो ये क्या करेगी? अपने अंदर ड्रग को डिसॉल्व कर लेगी। ठीक है, और यहां पर बल्क फेज में कुछ ये फ्रेश लिक्विड हो गया। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल इसको डिसॉल्व करता जाएगा, ये लिक्विड बल्क फेज में मूव करता जाएगा, और बल्क फेज वाला जो लिक्विड है वो टैबलेट की सरफेस में मूव करता जाएगा। तो हम कहते हैं कि कोई भी फिक्स लेयर नहीं होती है, हमेशा जो लिक्विड की जो लेयर है वो हमेशा सॉलिड की सरफेस से चेंज होते रहती है, हर बार उसकी सरफेस रिन्यू होते रहती है। हम कहते हैं इसके चारों ओर यहां पर एडी करंट डेवलप होता है। ठीक है ना, एडी करंट। जैसे आपने देखा ना, किसी एक पत्थर को फेंको तो वहां पर एक वेव बनते जाती है। तो हम कहते हैं हर बार एक नई वेव बन रही है। एक वेव बनी और वो आगे चली गई, फिर दूसरी वेव बनी, फिर तीसरी वेव बनी। तो हर बार एक नया वेव बनना, हर बार एक नई लेयर बनना, दिस इज नोन एज एडी करंट। तो हम कहते हैं यहाँ पे सरफेस रिन्यू होती है ड्यू टू द एडी करंट। ठीक है, तो सरफेस रिन्यूअल में यही याद रखना है कि हर बार लिक्विड के छोटे छोटे पॉकेट्स, है ना, फ्रेश पॉकेट से क्या होते हैं? रिप्लेस होते जाते हैं। दिस इज नोन एज सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। चलो, अगला पॉइंट कहता है सॉल्वेशन थ्योरी। तो सॉल्वेशन थ्योरी क्या होता है? सॉल्वेशन थ्योरी सॉल्यूशन की बात करता है। जैसे ये यही वाली बात करता है, लेकिन थोड़ा सा ये इसको चेंज करता है। यहां पे क्या कह रहा था कि ड्रग यहां पर आएगी और यहां से डिफ्यूज होते जाएगी। ये कहता है कि यहां पर नो डाउट एक लेयर बनेगी। ठीक है ना, और ये लेयर अपने अंदर पूरा ड्रग को डिसॉल्व करेगी और ये सेचुरेट होगी। ठीक है, सॉल्वेशन। ठीक है ना, सॉल्वेशन का मतलब ही होता है कि पहले जो भी आपका लिक्विड का जो मीडियम है वो आपके सॉलिड के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वो जो लेयर बनी है, ठीक है ना, इसी को तो हम इंटरफेशियल लेयर और बैरियर बोलते हैं ना। तो हम कहते हैं उसके चारों ओर एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, और ये लेयर क्या करेगी? सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व करेगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? सॉल्वेशन करेगी। और जब ये सेचुरेट होते जाएगी तो डिसोल्यूशन कम होता जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड की लेयर है वो सॉलिड को अपने अंदर सब एक ही बात कर रहे हैं घुमा फिरा के। एक ने कहा एक फिक्स लेयर बनेगी साहब, और फिक्स लेयर से लगातार ड्रग जो है वो मूव करता जाएगा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि फिक्स लेयर में मॉलिक्यूल आएगा और मॉलिक्यूल निकल के बल्क फेज में चल जाएगा। उसने कहा नहीं, एक फिक्स लेयर बनेगी, वो लेयर में जितनी कैपेसिटी है पहले उतना ड्रग डिसॉल्व करेगी। ठीक है ना, और उसके बाद जब वो पूरा डिसॉल्व कर लेगी, फिर वो क्या करेगी? अपने एडजेसेंट साइड वाले को दे देगी। ऐसा वो बोल रहा है कोई पॉकेट वॉकेट नहीं आएगा, ये यहां से ड्रग डिसॉल्व करके अपने साइड वाले को दे देगा, फिर ये वाला जब सेचुरेट हो जाएगा तो ये इधर साइड वाले को दे देगा, जब ये सेचुरेट हो जाएगा तो इधर साइड वाले को दे देगा। इसका मतलब है कि सपोज, ठीक है, जैसे हम कोई चीज
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, आप कभी किसी क्लासरूम में बैठे हो या कुछ बैठे हो, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उन्होंने क्या किया, सामने वाली बेंच पर मान लो कोई लीफलेट है या कोई बुकलेट है, वो सामने वाले टेबल पे रख दिया। तो उसने क्या किया, जब उसको एक मिल गई तब उसने पीछे पास किया, अगर उसको नहीं मिलेगी तो पीछे पास नहीं करेगा। उसने क्या कहा, पहले जो लेयर बनी है वो सेचुरेट होगी, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट वाले को ड्रग जाएगी, फिर वो वाली भी सेचुरेट होगी, फिर वहां से जितनी भी ड्रग बची वो नेक्स्ट पे जाएगी। तो दिस इज नोन एज सॉल्वेशन थ्योरी। हर एक चीज पहले अपने अंदर उसको सॉल्व करे, सॉल्युबलाइज करेगा, फिर नेक्स्ट वाली लेयर को देगा। तो दिस इज अ थ्री डिफरेंट थ्योरी। आपको ये तीनों वर्ड याद रखना है। पहले वाले में स्टेगनेंट लेयर, दूसरे में एक एडी करंट बनेगा, और तीसरे में जो मूवमेंट ऑफ ड्रग है, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग है, इज बेस्ड ऑन द सॉल्वेशन प्रिंसिपल। क्लियर हो गई बात? ओके चलो, अब रही बात इक्वेशंस की, तो इक्वेशन दिखा देता हूं मैं, फिर आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लेना। बस 1 मिनट और दे दो बस, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चों। दिस इज नॉइस विटने इक्वेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सरफेस पर और बल्क फेस पर, उसने सब कुछ चीजों को कांस्टेंट मान के रखा था, डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट, ठीक है। फिर बहुत सारे एक्सेप्शंस आने लगे, नर्स, ब्रूनर, इनने नॉइस फिटने को, ये दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड नॉइस फिटने इक्वेशन, जिसमें एरिया को भी कंसीडर किया गया, पार्टीशन को भी कंसीडर किया गया, टोटल वॉल्यूम कितना है जिसमें वो डिसॉल्व हो रही है, ठीक है ना, और जो लेयर बन रही है उसकी लेयर की थिकनेस क्या है। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड नॉइस फिटने इक्वेशन। इसको नर्स्ट और ब्रूनर दो लोगों ने मिलकर मॉडिफाइड किया, ठीक है। अगला जो है, इसी इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाइड किया गया और वेट के टर्म्स में लिखा गया। आप एक काम करो, एक बीकर लो और उसमें ड्रग डाल दो, जितनी ड्रग डिसॉल्व हो गई, ठीक है, फिर उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद फिल्टर पेपर पे जो ड्रग आई उसको वेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा पहले आपने ऐड किया था 10 मिलीग्राम, अब बची 8 मिलीग्राम। इसका मतलब है 2 मिलीग्राम डिसॉल्व हो गया। तो उसने कहा एरिया और इन सब से निकालने से अच्छा आप वेट से निकाल लो, कि पहले कितना वेट था, बाद में कितना वेट था, और कितने टाइम में कितना चेंज आया। दिस इज कॉल्ड हिग्सन क्रोवेल क्यूबिक रूट लॉ, ठीक है। तो ये सब डिसोल्यूशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट से है, डिफ्यूजन थ्योरी से। फिर डेंकवर्ट पेनिट्रेशन मॉडल, ये सब कुछ सेम चलेगा बच्चों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बस एक यहाँ पर सरफेस रिन्यूअल कांस्टेंट और ऐड हो जाता है। तो इक्वेशन याद नहीं रखना है आपको, बस याद रखना है कि क्या होता है। तो सरफेस रिन्यू होती है ड्यू टू द एडी करंट। इंटरफिशियल में एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे इंटरफिशियल ट्रांसपोर्ट। बाकी कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। चलो ओके बच्चों, चलो बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। स्टेगनेंट लेयर एक्वस की, वाटर में डालोगे तो वाटर की, ओके।